हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है, हाल ही में जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट सुनाया गया है। 2023-24 का जो बजट आया है, ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है जो भारत सरकार के द्वारा पेश किया गया है, जिसे मेगा बजट के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये जो है हमारे पास 45 ट्रिलियन जो है, मतलब 45 लाख करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है इस बार की सरकार से। और जिसको हम अगर यूएसडी डॉलर में, यूएसए डॉलर में उसको कंपेयर करें तो 560 बिलियन जो है हमारे यूएसडी डॉलर के इक्वल है। तो ये भारत का सबसे बड़ा बजट है, इसीलिए इसको मेगा बजट के नाम से भी जाना जा रहा है। तो ये बजट होता क्या है कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा उनको कितने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ से उनको पैसा आएगा, उस बारे में उनको ये बताना पड़ता है। हर साल उनको ये जो है बजट वो लाना पड़ता है। ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये चीज़ पार्लियामेंट में बतानी पड़ती है कि हम इतना पैसा हमें यहाँ से आएगा और हम इतना पैसा वहाँ पे खर्चेंगे। तो यहाँ से पेपर में जो है वो 3 या 4 क्वेश्चन हर एक पेपर में रहते हैं। इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को ज़रूर सुनना। और यहाँ पे आपको स्क्रीन में थोड़ा सा, स्क्रीन मेरे जो लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो यहाँ पे जो स्क्रीन है वो आपको आधी दिख रही होगी दोनों साइड से। तो आज हम ऐसे ही, मैं देखता हूँ थोड़े दिनों में इसको थोड़ा ठीक करवाता हूँ। तो ये है हमारे पास। तो आज हम इस ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। बट उम्मीद करूँगा कि हम आप हमारे यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस जरूर करेंगे। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बजट होता क्या है। तो जी, बजट जो ऐसा जो शब्द है जो हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। तो संविधान में जो शब्द लिखा गया है तो वो क्या लिखा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण, कि वार्षिक वित्तीय, कि हम एक साल में अपना पैसा कहाँ से जनरेट करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, उसके बारे में जो पार्लियामेंट में, जो संसद में बताया जाएगा। तो उस ऐसा लिखा गया है। और वो कहाँ पे लिखा गया है, संविधान, जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 112 के अनुसार, 112 में ये बात लिखी गई है कि और बजट नाम की कोई भी टर्म भारत के संविधान में नहीं लिखी गई है। और ये जो है वो सरकार क्या बताती है इसमें, कि वो अपना एस्टिमेट बताती है कि हमें इतना पैसा आएगा और हम इतना पैसा खर्च करेंगे। और ये जो होता है ये सरकार का एक पूरे साल का खर्चा होता है। जो जो साल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में उनको एक साल होता है, कि हम एक साल में कहाँ से कहाँ लेके जी, 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक हम अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे, कहाँ से हमें पैसा आएगा, उसके बारे में सरकार को बताना पड़ता है कि भाई बजट जो है, इसलिए उनको पेश करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास अब जो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा पेश किया गया था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहला जो बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। किसके द्वारा, आर के, जो हमारे पास आर के सनमुखम जो चेट्टी थे, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो पहला बजट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी जानकारी। और सबसे ज़्यादा बार जो बजट को पेश करने वाले जो व्यक्ति थे, जिन्होंने 10 बार बजट को बताया था, तो वो कौन थे, मुरारजी देसाई। तो मुरारजी देसाई के द्वारा जो बजट पेश किया गया था वो सबसे ज़्यादा अधिक टाइम उनके द्वारा पेश किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया। तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था मुरारजी देसाई। और उनके बाद कौन थे, पीवी चिदम्बरम थे, जिन्होंने 9 बार पेश किया था। और जो प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने 8 बार। जो हमारे पास यशवंत सिन्हा, यशवंत राव और जो हमारे पास सीडी देशमुख थे, उन्होंने 7 7 बार बजट को पेश किया था। और जो मनमोहन सिंह और जो टीटी कर्माचारी थे, उनके द्वारा 6 टाइम बजट को पेश किया गया था। और जो अभी हाल ही में जो हमारी वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम निर्मला सीतारमणम है, उनके द्वारा ये जो उनका बजट है, ये कौन से नंबर का बजट है, तो उनके द्वारा ये 5वें नंबर का बजट है। उनके द्वारा ये जो पेश किया जा रहा है ये 5वें नंबर का बजट है। ठीक है जी। तो और इम्पोर्टेंट है तो आप इनको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। जब वर्ष 1999 में जब केंद्र का बजट घोषित किया जाता था, वो फरवरी के अंतिम
अंतिम कार्य दिवस शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। ये जो रीत है वो ब्रिटिश सरकार से चली आ रही है। जब हम पर अंग्रेज रूल करते थे तो वो हमारे पे रूल करते थे, और उनका जो ये टाइम होता था, वो छुट्टियों का टाइम होता था, तो वो बोलते थे कि हम भारत में भी, वो भारत को इतनी इंपॉर्टेंस तो देते नहीं थे, ठीक है। तो वो भी चाहते थे कि हम क्या करते हैं, भारत में अपने बजट को घोषित कर देते हैं। तो उनका जो मेन बजट आता था वो रेलवे पे ही आता था। वो मेन फोकस किस में चाहते थे, रेलवे में ही अपना बजट सुनाते थे। तो उनका जो टाइम था, उनका जो ये टाइम था वो 5 बजे का था। वो महीने के 5 फरवरी, 5 फरवरी, सॉरी, जो फरवरी माह होता है उसका जो अंतिम दिन होता है, उसमें 5 बजे वो क्या सुनाते थे, अपना बजट सुनाते थे। कब? 1999 से पहले। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने इस ट्रेंड को चेंज कर दिया। जब हमारे पास प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली, तो भारत के वित्त मंत्री जिन्होंने 1999 में जो केंद्रीय बजट को सुबह 11 बजे घोषित करने की परंपरा को बदल दिया। और परंपरा 2001 से शुरू होगी कि जो हमारे पास जो एनडीए जो की सरकार हुआ करती थी, तब किसकी सरकार हुआ करती थी, जो हमारे पास प्रधानमंत्री होते थे, जो हमारे पास प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार में जो वित्त मंत्री थे उनके द्वारा इस रीति रिवाज को चेंज कर दिया गया। और उन्होंने बोला कि हम अपना बजट अब कब पेश करेंगे, 11 बजे हम अपने बजट की घोषणा करेंगे। और ये जो है 2001 से स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। 2001 से हमने क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि जो हमारे पास 2018 तक जो परंपरा एक भाग के रूप में वित्त मंत्री चमड़े के ब्रीफकेस में बजट को लेकर चलते थे, कि जो हमारे पास जो बजट हुआ करता था वो पहले, एक मैं आपको आगे तस्वीर भी दिखाऊंगा, देखिए। जो हमारे पास ये ब्रीफ केस है जो अरुण जेटली जी ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले जो बजट है वो इसमें पेश किया जाता था, बट अब जो बजट है उसको यहाँ पे, ये जो देखिए सीतारमन जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके हाथ में ये पकड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं बही खाता। तो ये बही खाता जो है, अब जो बजट है वो इसमें लाया जाता है। पहले जो बजट था वो ये जो चमड़े का एक बैग होता था ब्रीफ केस, उसमें पेश किया जाता था। इस रीति रिवाज को कौन लेके आए थे? ब्रिटिश लेके आए थे। उसको भी, इसको इस को कैंसिल कर दिया। और अब हम जो अपना बजट पेश करते हैं वो किस में करते हैं? ये बही खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वही खाता बोलते हैं। अब क्या हुआ, 2018 तक ये जो परंपरा थी ऐसे ही चलती रही। बट जब अरुण जेटली जी आए तो उन्होंने इस परंपरा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 2018 तक ये परंपरा ऐसे थी। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो क्या लेके आए, बही खाता लेके आए। परंपरा की स्थापना भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे, जो आर के हमारे पास सनमुखम चेटी जो थे, उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। और जो हमारे पास 5 जुलाई 2019 को जो निर्मला सीतारमन ने बही खाता में बजट पेश कर इस परंपरा को तोड़ दिया। कि 5 जुलाई 2019 को, 5 जुलाई 2019 को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, जिनका नाम क्या था, निर्मला सीतारमन था, उन्होंने क्या, अब उन्होंने जो खाता, अपना जो बजट पेश किया वो किस में कहा, बही बही खाता में। तो इसीलिए देखिए जो अरुण जेटली जी हैं, उनके हाथ में क्या है जी, ब्रीफ केस है। और जब निर्मला सीतारमन जी आई तो उनके हाथ में क्या है जी, बही खाता है। तो उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया था। कब? 5 जुलाई 2019 को उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया। और अब जो हमारा बजट पेश किया जाता है वो किस में पेश किया जाता है जी, जो हमारे पास ये बही खाता है उसमें पेश किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट हमारे पास जो प्रीवियस जो हमारे पास हिस्ट्री है उसके साथ मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब आज हम बजट को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास इकॉनमी है, जो भारत की जो हमारे पास अर्थव्यवस्था है, उसका जो साइज है वो बढ़ गया है। मतलब पहले जो हम हुआ करते थे वो 10वें प्लेस पे हुआ करते थे, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं जी, पाँचवें पायदान पे पहुँच गए हैं। पहला जो हमारा स्थान हुआ करता था पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में, वो कौन सा होता था जी, 10th होता था। अब हम कौन से पे पहुँच गए, 5th। और वो काम हमने कितने सालों में कर लिया जी, 9 सालों में। हमने ये 9 सालों के बाद हमारी जो इकॉनमी है वो इंक्रीज कर गई है। हम 10वें स्थान से कहाँ पे पहुँच गए हैं, 5वें स्थान में पहुँच गए। और आपके लिए यही क्वेश्चन है कि भी हाल ही में भारत के द्वारा किस देश को पीछे छोड़ा गया अर्थव्यवस्था के मामले में? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए। अब क्या था, जो हमारे पास कैपिटल आउटले 2.40 लाख करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू रेलवे। और ये जो है ये सबसे बड़ा बजट दिया गया है रेलवे को।
कि 240 2.40 लाख करोड़ जो बजट अनाउंस किया गया है, किसको अनाउंस किया गया है? रेलवे को। और ये रेलवे का सबसे बड़ा बजट है 9 सालों में। और इससे पहले जो हाईएस्ट दिया गया 2013-14 में दिया गया था। उसके बाद रेलवे पे सबसे ज़्यादा पैसा कब लगाया जा रहा है? ये 2023-24 का जो बजट आया है उसमें कहा गया है कि हम रेलवे की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए हम रेलवे पे कितना पैसा खर्च करेंगे? 2.40 लाख करोड़ पे हम उस पर खर्च करेंगे। और जो हमारा जो हमारे पास डेफिसिट होता है उसका टारगेट बिलो 4.50% इन 2025-26 बोला गया कि जो हमारे पास जो हम हमारे पास एक क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है। इसको क्या बोलते हैं कि हमारा जो आ, उधार है, ठीक है जी, जो उधार होता है, जो हमारे खाते में उधार है, उसको हमने रिड्यूस करना है। और कहाँ तक पहुंचाना है जी? 4.5% तक पहुंचाना है। और ये हमने टारगेट कब का रखा हुआ है? 2025-26 का रखा हुआ है कि अब हमारा जो खाते में जो हमारे पास डेफिसिट है, जो हमें घाटा होता है, उसको बिलो इस टारगेट से पीछे लेके आना है, 4.5% पे लेके आना है। कब? 2025-26 में। जो फिजिकल डेफिसिट सेट है जो अभी चल रहा है वो कितना है जी? 6.4 है। अभी कितना है? 6.4 है। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन करते रहना। हमारे जीडीपी का और हमारे पास फिजिकल है। हमने बोला है कि हमें इसको रिड्यूस करना है 2024 में। कहाँ तक पहुँचाना है? 5.9% तक पहुँचाना है। और जो 2025-26 में हमें इसको रिड्यूस करके 4.5 के पास पहुँचा देना है। तो इम्पोर्टेंट है कि अभी जो हमारे पास फिजिकल जो डेफिसिट, जो हमारे पास घाटा चल रहा है, वो हमारे पास कितनी है? तो वो अभी है जी हमारे पास 6.4 है, ठीक है। और 2024 तक हमें इसको कितने पे लेके आना है? कितना रिड्यूस करना है? 5.9 तक पहुंचाना है। और 2025-26 में हमें इसको कितने तक पहुंचा देना है? 4.5 तक पहुंचा देना है। ये हमने टारगेट लेके चले हुए हैं। और क्या बोला गया है कि जो हमारे पास फॉरेन कंपनीज है, ठीक है जी, उनको क्या बोल दिया है? उनका जो कैपिटल स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज कर दिया है 33%। और 10 मिलियन रुपीज़ और 2023-24 के लिए, कि जो हमारे पास जो बाहर से हमारे पास जो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी भारत में, तो उनको क्या बोल दिया है कि 33% उनको क्या दे दिया भाई? उनको जो भारत में इन्वेस्ट करना है उसका जो उसको भी इंक्रीज कर दिया, कैपिटल को इंक्रीज कर दिया कि भाई आप भारत में आइए, अपना व्यापार लगाइए। तो उस पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया और उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। कितना? 33% बढ़ा दिया गया है इस बजट में। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस बजट में क्या किया गया है? एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है अमृतकाल, ठीक है। अमृतकाल जो स्कीम है, जो भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम निर्मला सीतारमण है, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, जिस स्कीम का विजन है उनका अमृतकाल। इंपॉर्टेंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमृतकाल में 3 बातें कही गई हैं। कौन सी? कि भाई आप हर एक सिटीजन को, जो हमारा भारतीय है, और को क्या करो, उन हर एक सिटीजन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो कि उनको क्या मिले? कि उनको अच्छा रोजगार मिले। और जो हमारे पास युवा है उनको क्या मिले? युवाओं पे क्या करो? फोकस करो। अगर हमारे युवा अच्छे होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो उन पे फोकस करके चलो भाई, उनको क्या लेके चलो? साथ में लेके चलो। और हमारे सब भारतीयों को क्या दो? अपॉर्चुनिटी दो, हर काम में उनको क्या करो? आगे बढ़ाओ। और क्या बोला जी? ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, कि भारत की क्या हो? तरक्की हो, और मतलब ग्रोथ करो और जॉब को बढ़ाओ। अगर जॉब बढ़ेगी तो ही भारत क्या करेगा? डेवलप होगा। तो ये अमृतकाल की ये बातें, पहली बात मैंने आपको समझा दी। दूसरी बात में कहा गया कि भारत की क्या होना चाहिए? मतलब भारत में क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए, भारत की डेवलपमेंट होनी चाहिए। और उस अगर डेवलपमेंट होगी तो ही जॉब क्रिएशन बनेगी। नेक्स्ट बात क्या बोली? स्ट्रॉन्ग एंड द स्टेबल माइक्रो इकोनॉमी इन्वायरमेंट, कि हमारे पास जो माइक्रो इकोनॉमी है, जो हमारे पास बड़े उद्योग हैं, उनको क्या बनाओ जी? उनको स्टेबल बनाओ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाओ, कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो। और उस वजह मतलब इन्वायरमेंट भी हमारा अच्छा रहे, और जो हमारे उद्योग हैं वो भी अच्छी तरह से क्या हो? डेवलप हो। तो उस हिसाब से हमारे जो ये अमृतकाल का जो हमारे पास 3 बातें हैं मैंने आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछी जा सकती हैं कि अमृतकाल में क्या क्या बातें कही गई। और क्या बात कही गई इंपॉर्टेंट है कि सप्तऋषि मतलब 7 बातों की बात की गई। बहुत फोकस दिया गया है इन 7 बातों,
कि सप्तऋषि का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास सात सप्तऋषि जो आसमान में हमारे पास तारे होते हैं, उसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास 2023-24 का जो हमारे पास बजट आया है, उसमें भी ये सप्तऋषि की बात की गई है। तो वो है क्या, सप्तऋषि है क्या? इसमें कहा गया है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि सबकी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सर हर तरफ से क्या होनी चाहिए, भारत का विकास होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोली कि रीचिंग द लास्ट, जो हमारे पास उसके बाद इन्होंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट, कि क्या होना चाहिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि हर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, कि हमारे पास अगर भारत का विकास हो रहा है तो उसको डेवलप करने के लिए अच्छी तरह से हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, और अच्छी तरह से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कि भाई हम भारत को डेवलप तो करेंगे, पर हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो हम कैसे इन्वेस्ट करके कैसे भारत को ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे पास जैसे मान लो कि जहाज़ बनेंगे, तो जहाज़ बनने के लिए जो हमारे पास फैक्ट्रीज होनी चाहिए। तो इसी तरह कर्नाटका में सबसे बड़े एशिया की अभी हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लगाई जा रही है। तो वो किसके द्वारा लगाई जा रही है, होल्स के जो हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उनके द्वारा कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर का जो कारखाना है वो लगाया जाएगा। तो बोला गया कि भाई इन्वेस्ट करो, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि भारत को हम अच्छी तरह डेवलप कर सके। और ठीक है, अमृतकाल के अंडर ये सारी बातें आ रही हैं। दूसरा क्या बोला कि अनलीजिंग द पोटेंशियल, क्या भाई अनलीजिंग दी पोटेंशियल। दूसरा क्या बोला, ग्रीन ग्रोथ, कि हमारे पास जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को कुछ भी नुकसान ना हो, और हम क्या करें जी, डेवलप हो जाएं। हमारी क्या हो, हमारा जो देश है वो हमारे अभी तो हम कौन सी इकॉनमी है जी, 5th है। तो हमारा जो टारगेट है 3rd नंबर की इकॉनमी बनना है हमें। तो भाई वो इस हिसाब से कि हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई, पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो, और हमारी क्या हो, ग्रोथ हो। फाइनेंशियल सेक्टर, कि हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करो, कि जो भाई हमारे पास पैसा है उसमें क्या होना चाहिए, हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है वो भी क्या बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। यूथ पावर, कि हमारा देश जो है यूथ देश के नाम से जाना जाता है। तो यूथ देश के नाम से जाना जाता है, तो जो हमारे यूथ है उनको क्या करो भाई, उनको उनको प्रोत्साहन करो। यूथ पावर मतलब हमारे पास यूथ की बहुत पावर है, तो उस पावर को यूज़ करके हमें क्या करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है, और रीचिंग द लास्ट जो हमारे पास माइल है, और लास्ट में हमें क्या करना है भाई, इन सभी टारगेट को पूरा करना है। तो ये सप्तऋषि की ये बात है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि ये जो सप्तऋषि है इसमें से कौन कौन सी बातें हैं और कौन सी नहीं है। तो जो सप्तऋषि है ये किसके का अंडर आता है, अमृतकाल के अंडर ही आता है, अमृतकाल में ही ये बातें कही गई हैं। तो राइट डाउन कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब जो हमारे पास सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सभी की, एग्रीकल्चर और हमारे पास कोऑपरेटिव। तो बोला क्या गया कि सबका साथ सबका साथ और सबका विकास में हमारे पास क्या, सभी का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो कैसे होगा, देखो जो हमारे पास बिल्डिंग है वो क्या होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट और प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए, कि कहा गया कि जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर को क्या, जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोग्राम है वहाँ पे जो उनको लॉन्च किया जाए, और हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर जैसे हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर में जो हमारे पास फूल वगैरह जितनी भी हमारे पास छोटी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, उनकी जो प्रोडक्शन है उस वैल्यू को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है जी, तो वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या कहेगी, मेकिंग इंडिया द ग्लोबल हब ऑफ द मिल्स। और जो हमारे पास भारत है वो क्या है, उसमें वहाँ पे जो एक भारत को क्या बनाना है, हब बनाना है पूरी दुनिया में। किस चीज़ का, जो हमारे पास दालें वगैरह होती हैं उस चीज़ का, हमारे पास जो छोटे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जो हमारे पास जो छोटी छोटी जो भी दालें होगी, ड्राई फ्रूट होगी, उसका भारत को क्या बनाना है जी, हब बनाना है, ये बात कही गई। और क्या बोला गया, और बोला गया कि सेटिंग अप द एग्रीकल्चर एक्सेलरेटिंग फंड, कि हमें क्या करना है, इनोवेटिव स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं। कहाँ पे, जो गरीब एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो हमारे पास पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर को क्या करना है, पैसा लगाओ एग्रीकल्चर पे, जितना पैसा लगा सकते हो उतना पैसा एग्रीकल्चर पे लगाओ। और वहाँ के जितने भी हमारे पास एरियाज़ हैं, इंटीरियर एरियाज़ हैं, उनको क्या करो, बूस्ट करो भाई।
नेक्स्ट है टारगेटिंग फंडिंग, 20 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर पे क्रेडिट गारंटी टारगेट एट द एनिमल हस्बेंड्री एंड द डेयरी एंड द फिशरी सेक्टर। कि बोला गया कि भाई हमारा टारगेट है कि हम 20 लाख करोड़ रुपया लगाएंगे कहाँ पे, जो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है वहाँ पे, जो दूध के जो जितने भी उत्पाद हैं वहाँ पे, जो हमारे पास मछली उत्पादन है उस सेक्टर पे हम कितना पैसा खर्च करेंगे, 20 करोड़ रुपया खर्च करेंगे वहाँ पे। ठीक है जी। और क्या बात बोली गई कि सेटिंग अप ऑफ द वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, कि हमारे पास क्या होनी चाहिए जी, स्टोर करने की हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, कि बड़े बड़े हमें क्या बनाने हैं, कोल्ड स्टोर बनाने हैं, कि जो हमारा सामान है उसको हम वहाँ पे क्या रखें, कोल्ड स्टोर में रखें, और उसको हम क्या कर रखें, प्रिजर्व करके रखें, मतलब बचा के रखें। तो हम वहाँ पे जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े स्टोर बने होते हैं, तो वहाँ पे जो खाद्य का सामान रखा जाता है, खाना वगैरह गेहूँ वगैरह रखा जाता है, या तो वो बारिश की वजह से उसमें अंदर पानी चला जाता है तो वो भीग के ख़राब हो जाता है, या फिर वहाँ पे अंदर बहुत ही ज़्यादा चूहे वगैरह होते हैं, तो वो हमारे जो वहाँ पे जो अनाज वगैरह रखा हो उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो बोला गया कि भाई हम क्या करेंगे, बड़े बड़े जो हम कोल्ड स्टोर बनाएंगे वहाँ पे हम अपने अनाज को क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो हमें ये काम करना है एग्रीकल्चर को उठाने के लिए। तो आप इन बातों को ध्यानपूर्वक सुने और आपको पेपर में क्वेश्चन बने तो आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला सबका विकास सबका साथ हो सबके विकास में और क्या आता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सभी की क्या हो, साथ में डेवलपमेंट हो तो हेल्थ। बोला गया कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, कितने जी, 157 क्या खोले जाएंगे, नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट द रिसर्च इन द फार्मास्यूटिकल बी लॉन्च्ड। बोला गया कि जो हमारे पास दवाइयों का उत्पाद है, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है जो दवाइयाँ बनाती हैं, उनको 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 उनमें क्या किया जाएगा, नए रिसर्च के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, कि भाई भारत में कोई दवाई बनाई जाए मतलब दवाइयाँ जो है उसकी रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। और क्या बोला गया कि जो हमारे पास सेल अमीनिया है उसको उसको पूरी तरह से हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब वैक्सीन करनी है, मतलब हमें क्या करना है, मतलब इंजेक्शन वगैरह पूरी सोसाइटी जो भी है जहाँ पे उनको लगाना है। और हमें क्या करना है, इस मिशन के थ्रू अमीनिया जो हमारे पास सिकल सेल अमीनिया जो है उसको पूरी तरह से हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ये भी 2023-24 के टारगेट में रखा गया है। और क्या बोला गया है, ज्वाइंट पब्लिक एंड द प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी encouraged by the selected ICMAR इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च लैब सेट की जाएंगी। और ये जो लैब है ये ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, दोनों मिलकर करेंगे, प्राइवेट सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट करेगी और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, और दोनों मिलकर इन लैब को क्या करेंगे, चलाएंगे। जो किसके अंडर आएंगी, जो हमारे पास इंडियन रिसर्च मेडिकल सॉरी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, वो उनकी जो लैब्स है उनके द्वारा चलाई जाएंगी, उनके द्वारा सेलेक्ट की जाएंगी। तो ये बातें हमारे पास सबका साथ सबका विकास जो है उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट हेल्थ के अंडर इन्होंने ये बात कही गई है। और क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, टीचर ट्रेनिंग एंड द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड द ट्रेनिंग। हमें क्या करना है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन और जो हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको क्या करना है, और वहाँ पे टीचरों को ट्रेनिंग देनी है कि कैसे हम। और क्या बोला, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी मतलब जो हमारे पास एक क्या होनी चाहिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहाँ पे सभी बच्चों को क्या मिले कि किताबें मिल जाए। ठीक है जी। जो गरीब बच्चा है वो भी वहाँ पे इजीली उसको भी सारी किताबें मिल सके, कि वो आराम से वहाँ पे पढ़ सके, उसको भी पूरी सारी बुक्स लेने का, पढ़ने का अधिकार है। तो अगर कोई बच्चा गरीब है और वो बच्चा मतलब पैसे से बुक्स नहीं खरीद सकता, तो उसको सारी की सारी बुक्स ऑनलाइन मिल जानी चाहिए। तो इसकी बात भी इसमें कही गई है, इम्पोर्टेंट है। और क्या कहा गया है, और राज्यों में कहा गया है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, फिजिकल लाइब्रेरी एट द पंचायत एंड द वार्ड लेवल, कि हमारे पास फिजिकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, कि हमारे पास स्पोर्ट्स के जैसे कोई प्लेयर है जो बैडमिंटन खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें जो पंचायत लेवल पे वो वाली लाइब्रेरी सेट करनी है जहाँ पे योगा वगैरह करवाया जाए या जिम खोला जाए। तो इस प्रकार की लाइब्रेरी भी हमें वहाँ पे राज्य के हर एक हमारे पास पंचायत में ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो बातें यहाँ पे बता रहा हूँ उनको सुनते रहना। नेक्स्ट देखते हैं। और क्या कहा गया है कि उन्होंने बोला द बिग टेंट दैट बी अकोमोडेटेड ऑल। बोला गया है 9 करोड़ रुपया हम लगाएंगे, किस पे, 9 करोड़ रुपया
जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पानी पीने वाला है, उसके जो कनेक्शन दिए जाएंगे रूरल हाउसेस में। जो गांव में जो घर है उनको क्या बोले, उनको अच्छा साफ पानी मिले, साफ पीने का पानी मिले, उसके लिए 9 करोड़ रुपये खर्चे जाएंगे। दूसरी बात क्या कही गई है कि जो हमारे पास कैश ट्रांसफर है 2.2 लाख करोड़ टू ओवर द 1.4 करोड़ फार्मर अंडर दी प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पास प्रधानमंत्री किसान, जो हमारे पास किसान बीमा योजना जो है उसके अंडर जो है हमारे पास कितना पैसा दिया जाएगा कि इतना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। 2.2 करोड़ लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा किसको? 11.4 करोड़ जो फार्मर है, जो किसान है, 11.4 करोड़ जो किसान हैं उनको इस जो पीएम किसान जो योजना है उसके तहत उनको ये इतना पैसा दिया जाएगा, इतने जो किसानों को। और क्या बोला है, इंश्योरेंस कवर दी जा रही है किसको? जो हमारे पास 44.6 करोड़ जो हमारे पास पर्सन है अंडर किसके द्वारा, जो हमारे पास पीएम, जो हमारे पास एसबीवाई और जो हमारे पास पीएम जेजेवाई जो योजना है, पीएम जो हमारे पास जीवन ज्योति योजना जो है उसके तहत जो हमारे पास इंश्योरेंस क्या दिया जा रहा है, जो हमारे पास कवर दिया जा रहा है कितने करोड़ पर्सनों को? 44.6 करोड़ जो पर्सन है उनको इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अपाहिज हो गया जिसके घर, उसको वो कमा नहीं सकता, तो उसको जो पैसा दिया जाएगा वो इस कवर के थ्रू दिया जाएगा। तो ये बात कही गई है। और क्या बोला गया है कि 11.7 करोड़ जो हाउस होल्डर है उनको क्या बनाया जाएगा जी? जो हमारे पास टॉयलेट बनाए जाएंगे अंडर जो हमारे पास स्कीम है एसबीएम स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके तहत 11.7 करोड़ जो है हमारे पास होल्डरों को टॉयलेट बनाए जाएंगे, ठीक है, इस स्कीम के अंडर। और 9.6 करोड़ जो है वो हमारे पास एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे किस स्कीम के अंडर? उज्ज्वला योजना के अंडर। और क्या बोला गया है, 220 करोड़ जो है कोविड वैक्सीन ऑफ 102 करोड़ पर्सन कि बोला क्या गया है कि हमने 220 करोड़ जो है वो कोविड वैक्सीन लगाई है किस किन को? 102 करोड़ पर्सन को हमने वो वाली जो है हमारे पास जो लोग हैं उनको हमने वैक्सीनेट करा हुआ है। और इतने लोगों को हमने गैस के कनेक्शन दे चुके हैं उज्ज्वला योजना के तहत, और इतने लोगों को हमने टॉयलेट बना चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास जो सरकार के द्वारा काम किए गए हैं उनको ये बात बताई गई है कि हमने ये वाली जो चीज़ें हैं वो अचीव करी हुई हैं। तो ये जो जितनी भी मैंने आपको बातें बताई, ये सारी ही जो बातें हैं ये सरकार के द्वारा अचीव कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये डिस्कस करी हुई है कि ये हमारी अचीवमेंट है कि ऐसा काम हम कर चुके हैं कि 9 करोड़ लोगों को हमने गांव में पानी पीने के पानी के कनेक्शन दे चुके हैं, इतने लोगों को हम गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवा चुके हैं, इतने लोगों के घर में हमने टॉयलेट बनवा दिए हैं, इतने किसानों को हमने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, और इतने लोगों को हमने, इतने करोड़ लोगों को हमने जो है वो पीएम ज्योति जीवन योजना के तहत हमने इतने पैसे दे दिए, इंश्योरेंस कवर दिया हो। तो ये सारी बातें। और क्या बोला हुआ है इन्होंने, 47.8 करोड़ जो है वो पीएम जन धन जो बैंक है उसमें खाते खुलवाए हैं कि 47.8 करोड़ लोगों के पीएम प्रधानमंत्री जन धन बैंक योजना के तहत उनके क्या खुलवाए गए हैं? खाते खुलवाए गए हैं बैंकों में। तो ये जो काम है ये सरकार के द्वारा किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है और क्या बोला गया है लास्ट, प्रधानमंत्री जो हमारे पास डेवलपमेंट मिशन टू द लॉन्च पीबीटी जो प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री का एक जो मिशन है जिसके द्वारा ये जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट टू गिव द सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन जो सूखा पड़ता है और किस रीजन में, कर्नाटका में, तो उस पर भी उस पर क्या लगाया जाएगा जी? पैसा लगाया जाएगा। तो ये बातें कही गई है। और क्या बोला गया है, भारत को क्या बनाना है? डिजिटलाइजेशन बनाना है, एशियंट इंस्क्रिप्शन की जो भारत की जितनी भी पुरानी धरोहर है उनको क्या करना है? हमें डिजिटलाइज करना है। क्या करना है जी? डिजिटलाइज करना है। और मोर टीचर टू बी रिक्रूट इन 740 जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पे हमें क्या करना है? 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों में टीचरों को क्या करना है? अपॉइंट करना है, उनको क्या लगाना है? उनको वहाँ पे नौकरी देनी है। और क्या बात की गई है, इंसेंटिव जो है हमारे पास, और जो हमारे पास इंसेंटिव टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट
ठीक है जी। और क्या बोला गया है कि ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास जो बाहर की जो कंपनी है उनका जो हमारे पास आउटलेट है, बाहर से आकर यहाँ पे भारत पे इन्वेस्ट कीजिए, तो उनकी जो हमारे पास कैपिटल है वो बढ़ा दिया है, 33.4% कर दिया है और 10 करोड़ रुपये कर दिया है। ठीक है। और क्या बोला है कि जी 50 ईयर के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है जी, कि वो क्या करे, इंसेंटिव टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर हमारे स्टेट को, अगर हमारे राज्य को क्या करना है, कोई भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना है, तो केंद्र सरकार उसमें 50 सालों के लिए क्या देगी, आपको लोन देगी। ठीक है जी, क्या देगी, 50 सालों के लिए आपको फ्री, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाएगी। और क्या बोला गया है कि हमारे पास हाईएस्ट एवर द कैपिटल आउटले, और रेलवे को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है इस बार के बजट में, कि हमें रेलवे को क्या करना है, अपने रेलवे जो है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। तो उस बार का रेलवे का बजट कितना है जी, 2.40 लाख करोड़ रुपया। सबसे पहला 2013-14 से के बाद सबसे पहला जो रेलवे पर जो पैसा लगाया गया है वो ये इतना लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई द एंड टू एंड कनेक्टिविटी पोर्ट कोल स्टील फर्टिलाइजर सेक्टर। कि भाई हमें क्या बनाना है, हमें हमें क्या बनाने हैं, पोर्ट बनाने हैं जहां से हम अपने सामान को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। ये बात भी इसमें कही गई है इस बजट में। मैं आपको कुछ और बताता हूँ। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए, कि हमारी क्या होनी चाहिए जी, डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, बट इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये जो बात है ये भी हमारे बजट में कही गई है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और दिखाऊंगा कि भारत के पास जो हमारे पास, ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 50 सालों के लिए लोन दिया जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार को, कि वो अपने राज्य में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे। और ये जो लोन होगा ये बिना, मतलब इस पे जो फ्री इंटरेस्ट, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और क्या है इसमें, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखानी है जिसमें भारत की पैसा कहाँ से आता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो हमारे पास टैक्स में, टैक्स प्रपोजल जो है, जो हमारे पास टैक्स में, इनकम टैक्स में छूट दी गई है, इंपॉर्टेंट है ये। आपको देखिए इनकम टैक्स में क्या रिलीफ दिया गया है इस बार के बजट में, बर्डन है। तो क्या दिया गया है कि जो 45% जो रिटर्न ऑन द टैक्स जो प्लेयर है, टोटल इन द 24 आवर्स। ठीक है जी, 24 आवर्स में। और एवरेज में प्रोसेसिंग पीरियड में कितने हैं जी, 93 से 16 डेज और 8 ईयर। और इस बार के टैक्स में इन्होंने क्या छूट दी है, ये देखिए बोला क्या गया है कि हाईएस्ट जो ये देखिए, इनकम लिमिट फॉर द रिबेट ऑफ द इनकम टैक्स इंक्रीज बाय द 5 लाख टू 7 लाख इन द न्यू सेट। बोला गया कि पहले जो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता था, वो भरना पड़ता था 5% से। अगर 5 लाख से आपकी सैलरी अब है तो आपको क्या देना पड़ता था, इनकम टैक्स देना पड़ता था। बट अब 2000 जो ये अभी 2023-24 का जो बजट आया है उसमें कहा गया है कि जो ये 7 लाख जो हमारे पास नई जो उन्होंने बैरियर सेट कर दिया है, उन्होंने कहा कि अगर किसी का जो इनकम है वो सालाना 7 लाख है, तो उस पे कोई आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो टैक्स है, मतलब आपका जो सैलरी है वो 7 लाख से ऊपर चली जाती है, तो सीधा जो है उसमें 5% पे टैक्स लगे। ठीक है जी। तो ये जो बात है ये बात कही गई है। ठीक है। तो जो हमारे पास बजट वाले, जो हमारे पास इनकम टैक्स वाले हैं, तो उनको जो, उनका जो टैक्स है वो पहले 5 लाख पे उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब जो टैक्स दिया जाएगा वो 7 लाख पे उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास भारत का जो 1 रुपये है, तो हमें बताया गया है कि सबसे पहले जो हमारे पास पैसा आता कहाँ से है और सबसे ज़्यादा जाता कहाँ पे है। ठीक है जी। अगर आपको ये दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बोलता भी जाऊँगा कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है भारत में, वो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है जी, उधारी पे आता है। ठीक है, बोरिंग एंड द अदर लाइबिलिटी, की उधार और अदर जो जितने भी सोर्सेज है वहाँ से हमारे पास क्या आता है, पैसा आता है भारत सरकार। और आप यहाँ पे सोच रहे हो कितना आता है जी, 34% आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारत ही, ये भारत में ही ऐसा होता है कि भारत ही बाहर से पैसा लेता है, अदर बैंक से लोन लेता है और उधार पैसा उठाता है। ये हर कंट्री में ऐसा ही होता है कि जो हमारे पास कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, बट उधार सभी कंट्री पे होता है। तो आधा उधार से आता है और आधा जो हमारे पास लाइबिलिटीज़ है, जो हमारी अदर सोर्सेज है, वहाँ से हमारे पास पैसा आता है, और 34% पैसा वहाँ से आता है। दूसरा सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पैसा आता है,
तो आपको पता है कि कोऑपरेटिव जो टैक्स है, जो कॉरपोरेशन, जो हमारे पास कोऑपरेटिव टैक्स है, जो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज है वहाँ से जो टैक्स आता है वो 15% वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। इनकम टैक्स से हम 15%, ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। इनकम टैक्स से भी हमारे पास 15% आता है। जो हमारे पास कॉरपोरेशन टैक्स है, जो हमारे पास कंपनी वगैरह से जो टैक्स लिया जाता है वो भी कहाँ से आता है जी, वो भी कॉरपोरेशन जो टैक्स है वहाँ से भी हमारे पास इतना आता है। जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो हमारे पास हमारे सामान पे जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी लगती है वहाँ से 7% हम कलेक्ट करते हैं। जो गुड सर्विस टैक्स है, जो जीएसटी है, वहाँ से हम 17% लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम कहाँ से लेते हैं, उधार और अदर सोर्सेज से। उसके बाद जो हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, जो जीएसटी हम देते हैं वहाँ से 17% जाता है। क्लियर है जी। जो कोऑपरेटिव टैक्स है जो हम देते हैं, जो हम हाउस रेंट देते हैं, ये देते हैं, वहाँ से 15% आता है। और इनकम टैक्स से भी 15% आता है। जो हमारे पास नॉन टैक्स जो आता है वहाँ से 6% जाता है। जो हमारे पास नॉन डेबिट कैपिटल वहाँ से 2% जाता है। और जो कस्टम जो लगती है, कस्टम ड्यूटी से जो हमें टैक्स आता है वो 4%। तो ये 100%, 1 रुपये का पूरा ही जो है हमारे पास ब्यौरा मैंने आपको दे दिया। दूसरी बात, अब ये पैसा जाता कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा कहाँ पे लगाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जी पैसा लगाया जाता है हमारे पास, ये है हमारे पास 18%। कि जो हमारे पास जो राज्य सरकार को जो पैसा दिया जाता है, जो टैक्स और जो हमारे पास ड्यूटीज़ जो स्टेट के साथ शेयर किया जाता है वो 18% है। कि 18% आपको पता है कि जो फाइनेंस हमारे पास फाइनेंस कमीशन है, ठीक है जी, जो आर्टिकल हमारे पास 280 के तहत आता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हमारे पास आर्टिकल 280 के तहत आता है। उसके अनुसार कि जो हमारे पास अभी जो है फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन है वो अभी खत्म हो गया। अब 16 फाइनेंस कमीशन आएगा, जिसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है जी। कौन है जी, एनके सिंह है। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है अनुच्छेद 280 के तहत आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा जो पैसा जाता है वो कहाँ जाता है जी, राज्य में जाता है। कि राज्य को हम क्या देते हैं, इतना पैसा देते हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे। दूसरी बात, 18% उनको जाता है। दूसरे पे देखिए हमारे पास जो इंटरेस्ट और जो पेमेंट पे जाता है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे जाता है, जो हमने उधार लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट पे जाता है, वो 20% के जाता है। जो हमारे पास ये है जी, हमारे पास सेंटर सेक्टर जो स्कीम है, जो सेंटर सेक्टर स्कीम है उस पे जाता है जी 17%। कि सेंटर के द्वारा देखिए, ये सेंटर के द्वारा सबसे ज़्यादा स्कीम्स चलाई गई हैं। जैसे हाईवे बन रहे हैं, कहीं पे टनल्स बन रही हैं, कहीं पे हमारे पास बिल्डिंग्स बन रही हैं, या कुछ भी बन रहा है जो सेंटर सेक्टर है, पानी की स्कीमें जो है जितनी भी हैं, तो उस पर जो सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है वो सेंटर सेक्टर स्कीम है। तो सेंटर के द्वारा उसको पैसा दिया जाएगा। तो पहले पे आता है जो हमने उधार लिया हो उसकी जो पेमेंट करेंगे उस पे आएगा 20%। उसके बाद सेंटर सेक्टर स्कीम पे आएगा हमारे नहीं, उसके बाद हमारे पास जो हम स्टेट को देते हैं, स्टेट में जो पैसा देते हैं, स्टेट को जो पैसा देते हैं 18% उसमें आएगा। जो फाइनेंस कमीशन है 280 के तहत कि स्टेटों को पैसा दिया जाता है, तो उसके तहत दूसरे पे ये आएगा। तीसरे पे सेंटर सेक्टर स्कीम है। उसके बाद हमारे पास सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि उसको जो पैसा लगाएगा वो सेंटर प्लस स्टेट दोनों लगाएंगे, कि उस स्कीम पे दोनों के दोनों पैसा लगाएंगे। और सेंटर सेक्टर स्कीम पे उस पे अकेला कौन देगा पैसा, सेंटर ही देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ गया। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। कि जो हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन है, सॉरी, जो हमारे पास फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 के तहत आता है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया। स्टेट शेयर ऑफ द टैक्स ऑफ द ड्यूटीज, जो स्टेट को जो टैक्स दिया जाता है उस पर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, कि 18% उस पर लगता है। और जो हमारे फाइनेंस कमीशन है और जो अदर ट्रांसफ़र किया जाता है स्टेटों को, फाइनेंस कमीशन क्या देता है, पैसा बांटता है स्टेटों के बीच में। तो 9% जो पैसा है, 9% जो 1 रुपये का 9% जो है वो स्टेटों को दिया जाता है जो हमारे पास आर्टिकल 280 के तहत। और जो हमारे पास फाइनेंस कमीशन है वो हमारे पास अभी जो है वो 16वां फाइनेंस कमीशन आएगा, जिसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह जी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास डिफेंस में लगाया जाता है 8%। और यूएसए और चाइना के बजट्स के कंपैरिजन तो ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। बट इस बार के बजट में डिफेंस पे पैसा ज़्यादा लगाया गया है। तो इस बार के हमारे पास डिफेंस पे जो है वो 8% इसको बढ़ा दिया गया है, 8%। और 8% जो बढ़ाया गया है वो किसके लिए बढ़ाया गया है, कि हमारे पास जो 8% इंक्रीज़ किया गया है डिफेंस पे पहली बार।
और सबसे ज़्यादा जो बजट, सबसे ज़्यादा जितना हमारा बजट है उतना बजट तो वो जो चाइना और जो यूएसए है वो अपनी डिफेंस पे लगा देते हैं। तो भारत ने इस बार इम्प्रूव किया है अपने जो डिफेंस पे 8%। जो हमारा सब्सिडीज़ आपको मिलती है, जैसे गैस में सब्सिडी मिलती है, आपको इसमें सब्सिडीज मिलती है, उसमें जाता है जी 7%। जो हमारे पास अदर एक्सपेंडिचर, जो अदर खर्चे होते हैं उसमें 8%। और जो पेंशन है, आपको पता है कि अभी पेंशन को ख़त्म ही किया जा रहा है, तो उसमें आपको कितना लगाना है जी 4%। कितना 4% पेंशन पे जाता है। तो ये जो है आपके पास, मैंने आपको बजट की ये पूरी जानकारी दे दी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार के बजट में क्या क्या डिस्कस किया गया है, और मैंने आपको विद बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ आपको ये बात बताई है। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। तो जो हमारे पास उम्मीद, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री को इस बार जो पैसा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5.94 करोड़ दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को। और जो हमारे पास हाईवे, जो मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है, इसको 2.770 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है जी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.441 करोड़ रुपया दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ द कंज्यूमर अफेयर एंड द फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 2.06 दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर है उसको 1.96 दिया गया है। जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ द केमिकल एंड द फर्टिलाइजर है, इसको 1.78 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। जो रूरल डेवलपमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उनको 1.60 दिया गया है। और जो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द फार्मर वेलफेयर है उनको 1.25 लाख करोड़ रुपया, और मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन को 1.23 जो दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो इस बार जो बजट पेश किया गया है, जो सबसे ज़्यादा जो बजट इस बार बढ़ाया गया है वो किसका बढ़ाया गया है, डिफेंस का बढ़ाया गया है। कब बढ़ाया गया है जी, डिफेंस का बढ़ाया गया है। और रेलवे का बजट भी सबसे ज़्यादा बजट है 2013-14 के बाद, कि हम सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप किस पे करेंगे, रेलवे पे करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।